नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूं। कल जो पाठ मैंने पढ़कर आने को कहा था, आप लोगों ने पढ़ा है क्या? पढ़ा है? अगर आप लोगों ने उस पाठ को घर पर पढ़ा होगा तो जब हम आज दोबारा मिलकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो कविता पढ़ना बहुत पसंद है और जब आप बहुत सारी कविताएं पढ़ लेंगे तो आपको भी कविता पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी का सरिता सरिता पाठ। सरिता जो है एक कविता है जो बहुत सुंदर कविता है। एक सरिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? नदी। हाँ, तो नदी पर लिखी हुई ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करें। वेरी गुड। सारे बच्चे इतने खुश हैं कि लगता है कि वो पाठ पढ़कर आए हैं और उनको इस पाठ को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आज हम कविता पढ़ेंगे और इस कविता में जो मजा आने वाला है आपको वो उसका को हम लोग एहसास करेंगे कि कविता को पढ़कर कितना आनंद आता है। कविता जो है वो साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है और बहुत पुरानी विधा भी है। तो जब इस कविता को हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आनंद आने वाला है। और क्या करेंगे हम पता है? जब हम इस कविता को पढ़ेंगे उसके बाद हम भी कविता को लिखने की कोशिश करेंगे। जब मैं छोटी थी तो जब मैंने कविता पढ़नी शुरू की तो हमारे जब टीचर्स कविता मुझे पढ़ाते थे कि मैं कक्षा में पढ़कर जाती थी, फिर मैं घर पर भी कोशिश करती थी कि मैं ऐसी ही कोई कविता लिखूं। मैं वैसा तो नहीं लिख पाती थी, परंतु मैं छोटी छोटी कच्ची कच्ची सी कविताएं लिखती थी। और धीरे धीरे जब मैं बहुत बड़ी हुई और जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मैंने अच्छी सुंदर कविताएं लिखनी शुरू की। तो आप लोग इस कविता को पढ़ने के बाद कविता लिखने की सीखेंगे, कैसे कविता लिख जाती है। आप लोग आज एक बहुत सुंदर कविता से आप लोगों का परिचय होगा। बच्चों, आपने कभी कोई नदी देखी है? देखी है ना? हाँ, हमारे तो अपना जो स्कूल है उसके से थोड़ी दूर पर ही एक नदी है। तो आपने सोचा है कभी कि नदी में इतना पानी कहां से आता है? कहां से आता है नदी में पानी? सोचा है कभी? ये बात सोचने की है कि नदी में पानी कहां से आता है। इतना सारा पानी जो लगातार बहता, और सोचो नदी का पानी तो रुकता भी नहीं है कि चलो हम मान लें कि कहीं नीचे से स्रोत हो पानी का और पानी वहां ठहरा हुआ हो। नदी का पानी तो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है और बहते हुए बहुत दूर चला जाता है, लेकिन फिर पानी आ जाता है। तो बात तो सोचने की है न बच्चों कि नदी में इतना पानी कहां से आता है। क्या नदी अपना पानी खुद पीती है? नहीं ना। नदी के पानी का क्या उपयोग होता है? हाँ, नदी में हम नहाते हैं, नदी से हम सिंचाई करते हैं और क्या, हाँ, जानवर भी धोते हैं अपने। और क्या करते हैं? आपको पता है नदी जो है वो यातायात का भी साधन है। नदी में नावें डालकर, जैसे हमें रास्तों पर चलने के लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं, लेकिन नदी एक ऐसा यातायात का एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ नावें डाल दो, सड़क बनाने की जरूरत ही, नावें चल पड़ेंगी। तो नदी यातायात का भी एक माध्यम है। तो आज हम लोग नदी पर लिखी एक बहुत सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब कविता पढ़नी है तो कविता के लेखक से भी परिचय होना चाहिए। पता है, जो कविता लिखते हैं उन्हें लेखक नहीं कवि कहते हैं। तो ये कविता जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको किसने लिखा है आप लोगों को पता है? पता है, क्योंकि आप तो पढ़कर आए हैं और आप जब घर से पढ़कर आए हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ये कविता किसने लिखी है। मैं आपको ये जो इस कविता के कवि हैं उनसे आपका मैं एक छोटा सा परिचय करा देती हूं, बाकी आपकी तो किताब में लिखा ही हुआ है। तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। वो 11 अगस्त 1911 को पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। वे हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। वो जहां थे वहां नेपाली भाषा भी बोली जाती थी, तो वो हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। वे एक पत्रकार भी थे। वो कविताएं ही नहीं लिखते थे, वो पत्रकारिता भी करते थे। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का
संपादन भी किया था उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं लिखी, जिसमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी की मृत्यु 17 अगस्त 1963 को हुई थी। तो बच्चों, ये तो इस कविता के कवि से अपना परिचय था। नेपाली जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी लिखी हुई बहुत सुंदर कविता सरिता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसको पढ़ें। मुझे तो कविता पढ़ने में बहुत मजा आता है, आप लोगों को भी आता है? ठीक है, तो अब मैं कविता पढ़ने जा रही हूं अपनी पाठ्य पुस्तक से। आप लोग भी इस कविता को पढ़िए, ठीक है? यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना मैं कविता पढ़ते पढ़ते आपको इसकी व्याख्या भी करती चलूंगी, तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये इसका अर्थ क्या है। जैसे कवि कह रहा है, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। जो छोटी सी नदी है, इसका जो बहता हुआ पानी है वो कितना शीतल है। शीतल का मतलब ठंडा एकदम, जैसे आपने नदी का पानी छुआ है? कितनी भी गर्मी हो मगर नदी का पानी हमेशा ठंडा ही बना रहता है, क्योंकि वो निरंतर बहता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। निर्मल मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं है, आर पार दिख रहा है वो, उसमें कोई भी धूल के मिट्टी के कण नहीं है, वो एकदम साफ है। हिमगिर के हिम से निकल निकल, यह हिमगिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिर के हिम से, हिमगिर जानते हैं आप लोग? हिमगिरी किसे कहते हैं? हाँ, पहाड़ों को हम हिमगिरी कहते हैं। तो ये जो अभी मैंने पूछा था ना आपसे कि नदी में इतना पानी कहां से आता है, तब से आप सोच रहे होंगे ना कि पानी कहां से आता है। तो कहां से आता है? हिमगिर के हिम से। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उनकी जो बर्फ होती है उससे निकल कर आता है यह विमल दूध सा हिम का जल। और पता है, जब पहाड़ों से पानी तेजी से गिरता है तो पानी का रंग दूध जैसा हो जाता है, एकदम दूधिया। झरने जब गिरते हैं तो वो दूधिया दिखते हैं ना, जो पहाड़ की चोटी से पानी गिरता है। कर कर निनाद कल कल छल छल, कर कर निनाद कल कल, जब वो गिरता है तो शोर करता है। निनाद का तो शोर, कल कैसा शोर करता है? कल कल छल छल। ऐसे नदी, जब नदी बहती है तो ऐसा ही शोर करती है ना, कल कल छल छल। तो कर कर निनाद शोर करता है, कैसा शोर करता है? कल कल छल छल। तन का चंचल मन का विह्वल, तन से वो चंचल दिखता है। चंचल मतलब चपल, चलता रहता है ना हमेशा, रुकता नहीं है, तो चंचल हुआ। मन का विह्वल, अब मन का विह्वल क्यों है? मन का विह्वल इसलिए है क्योंकि वो ठहरा नहीं है, वो किसी यात्रा पर है, वो कहीं जा रहा है। आप सोचिए कितना विह्वल, कितना वो, आप उसको बेचैन कह सकते हैं, परेशान कह सकते हैं, किसी खोज में कह सकते हैं, किसी यात्रा पर कह सकते हैं, वो मन से विह्वल है। यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, आपको पता है लघु सरिता क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक पहाड़ी नदी है। जब नदी पहाड़ से जमीन की ओर आती है, मैदानों की तरफ आती है, तो वो छोटे छोटे सकरे रास्तों से आती है। ऐसा नहीं कि अचानक से इतनी बड़ी नदी, जो हमारे मैदानों में नदी के चौड़े पाट होते हैं, खूब चौड़े चौड़े पाट होते हैं, जहां पर नदी को पानी को स्थान मिलता है वो चौड़ा पाट बनाती जाती है। लेकिन जिस कविता के बारे में, जिस नदी के बारे में कवि कह रहा है, वो कौन सी नदी है? लघु सरिता। लघु सरिता इसलिए क्योंकि वो पहाड़ से उतर रही है और अपने लिए छोटी छोटी, जहां पर भी उसको स्थान मिल रहा है वो स्थान बनाता चल रही है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, बहुत ऊपर के शिखर से वो उतर कर नीचे आ रही है, गिर 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 की चट्टानों पर। गिर गिर मतलब गिर रही है। कहां गिर रही है? गिर की चट्टानों पर। देखिए कितना सुंदर इसमें अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। गिर 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 रही है। कहां गिर रही है? गिर की चट्टानों पर। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, कंकड़ पर पैदल चल रही है। सोचो, क्या नदी के पैर में कंकड़ नहीं चुभ रहे हैं? पर कितनी अद्भुत बात है कि पहाड़ से उतरती हुई नदी कंकड़ कंकड़ पैदल चल रही है। उसके पास
पैदल चलने के लिए साफ रास्ता नहीं है, तो वो कैसे, किस पर चल रही है? कंकड़ों पर। दिन भर रजनी भर जीवन भर। कवि कहता है कि वो दिन भर चलती है, फिर वो सोचता है नहीं, ये तो रात भर भी चलती है। दिन भर रजनी भर, रात भर भी चलती है। फिर अचानक कवि सोचता है नहीं, ये दिन भर रजनी भर नहीं चलती, ये तो जीवन भर चलती है। तो कवि कहता है कि कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। ये कितनी सुंदर बात है ना, कि नदी कितना श्रम करती है, कि वो कंकड़ कंकड़ पैदल चलती है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, उसके पास प्लेन मैदान नहीं है, साफ जगह नहीं है, तो वो किस पर चल रही है? कंकड़ पर पैदल चल रही है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल। ये जो नदी है, नदी का जो जल है, वो धरती का अंतस्थल धोता हुआ, साफ करता हुआ, यह लघु सरिता का बहता जल। यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी है। आया मजा? अब ये जो कविता है, इसमें आप सिर्फ कविता ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें आप नदी के बारे में जान रहे हैं, नदी कहां से आती है, पहाड़ के बारे में जान रहे हैं। ये भी जान रहे हैं कि नदी स्वयं के लिए नहीं कर रही है, धरती की तरफ आने के लिए, धरती के अंतस्थल को हरा भरा रखने के लिए कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, दिन भर चलती है, रात भर चलती है, और यहां तक कि वो जीवन भर नदी का पानी कभी ठहरता नहीं, चलता ही जाता है। तो ये बहुत सुंदर कविता है, गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखी गई। अब इसका हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हिम के पत्थर वो पिघल पिघल, जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल। वे हिम के बड़े बड़े टुकड़े पिघल करके धरती का शुद्ध जल बन गए हैं। वारी मतलब जल, वो धरती का शुद्ध बन गए हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। अब ये क्या हो रहा है कि जब उस पानी को पथिक पीता है, पथिक कौन होता है? रास्ता चलने वाला व्यक्ति। अब तो हमारे पास बहुत सारे यातायात के साधन हैं। पहले जब यात्राएं की जाती थी तो लोग नदियों के किनारे किनारे अपनी यात्राएं करते थे, ताकि उनके पास पीने का पानी मौजूद रहे, जब लोग पैदल चला करते थे। तो कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि सुख पाता जिससे, अगर आपके बगल में नदी बह रही है, आपको प्यास लगी है, तो अंजलि से भरकर मीठा पानी, अंजलि भर मृदु जल, तो अंजलि से भरकर मीठा पानी पाकर जो रास्ते में चलने वाला पथिक है, उसे बहुत सुख मिलता है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब वो कह रहा है कि नित जल कर भी, तो क्या ये जल रही है नदी? नदी में कहीं आग लगी हुई है? नहीं ना। यहां पर जलने से जो तात्पर्य है वो श्रम से है, निरंतर कार्य करने से है, कष्ट सहने से है। तो कवि कह रहा है, गोपाल सिंह नेपाली जी कह रहे हैं कि नित जल कर भी, इतना श्रम करने के बाद, इतना कठिन जीवन जीने के बाद, यह कितना शीतल है, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल, कितना वत्सल, रेत जननी का यह अंतस्थल। कितना कोमल, कोमल का मतलब जो बहुत मुलायम हो। पानी तो मुलायम ही होता है, उसको हाथ में पकड़ो छूट जाएगा। कितना वत्सल, वत्सल का मतलब जानते हो? प्रेम से भरा हुआ। आप लोग वत्सल का अर्थ जानते हैं? वत्सल का अर्थ है प्रेम से खूब भरा हुआ। तो प्रेम से तो भरा ही हुआ है, क्योंकि धरती की हरियाली के लिए, पथिक की प्यास बुझाने के लिए अनेक कष्ट सहता हुआ लघु सरिता का बहता जल पहाड़ से नीचे उतरकर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन रात चलते हुए धरती की तरफ आता है। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग निर्मल। ये जो शीतल बहता जल है, ये किसका है? गंगा यमुना सरयू निर्मल। तो मैदान में उस क्षेत्र में बहने वाली कुछ नदियों के नाम लिए हैं। ये तो हमारे तो धरती पर बहुत सारी नदियां हैं, पूरे विश्व में अनेक नदियां हैं, लेकिन यहां पर कुछ नाम लिए हैं कवि ने। वो उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का नाम ले रहे हैं, गंगा यमुना सरयू निर्मल। इन नदियों का नाम लेते हुए कवि कहते हैं कि इन नदियों का ये पानी है, यह लघु सरिता का बहता जल। मजा आया? अब आप लोग इसको फिर से ऐसे ही घर जाकर पढ़िएगा। जब आप इसको
खूब सुंदर स्वर में पाठ करेंगे तो आपको बहुत मजा। एक बात बताऊं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात कविता पढ़ने के लिए, कविता में रुचि रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कविता के अर्थ अगर आप स्वर में बैठकर उसका पाठ करें तो आपके सामने स्वयं खुल जाते, किसी को आपको उसका अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं होती। हो सकता है कुछ कठिन शब्द हो, कुछ अपरिचित शब्द हो, आपका उन शब्दों से परिचय ना हो, परंतु जब कविता बैठकर स्वर में गाई जाती है या पढ़ी जाती है तो उसके अर्थ स्वयं खुल जाते हैं। तो बच्चों, ये कविता आज अभी हम लोगों ने जो मिलकर पढ़ी, मुझे तो बहुत मजा आया, आप सबको भी आया होगा। अब इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द, वैसे तो मैं बीच बीच में आप लोगों को शब्दों का अर्थ बता ही रही थी, लेकिन फिर भी जो ये कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों के हम एक बार, कठिन नहीं है, ये अपरिचित शब्द है, मैं तो कठिन शब्दों को हमेशा अपरिचित शब्द कहती हूं। तो ये शब्द जो हैं मैंने अभी कविता में भी बताया था और फिर से बताती हूं। विमल का अर्थ है गंदगी से रहित, स्वच्छ, साफ। निनाद, निनाद का अर्थ मैंने बताया था, कर कर निनाद कल कल छल छल। कर कर, कैसा निनाद कर रही थी ना नदी, तो वही ये है कि कर कर निनाद। निनाद का अर्थ ध्वनि, शोर। जब नदी पहाड़ों से उतरती है तो एक खास किस्म का शोर करती है जिसे निनाद कहते हैं। पर निनाद सुंदर, निनाद का अर्थ हमेशा सुंदर ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कर्कश ध्वनि के लिए निनाद का प्रयोग नहीं किया जाता। विह्वल, विह्वल का मतलब व्याकुल। मैंने अभी कहा था ना कि नदी व्याकुल होती है। व्याकुल क्यों होती है ये तो नदी ही जानती होगी। हो सकता है वो धरती पर आकर पेड़ पौधों को हरा भरा करने के लिए व्याकुल हो, या लेकिन नदी में के भीतर एक व्याकुलता होती है, इसी कारण वो निरंतर चलती रहती है। वसुधा, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, ये जमीन, ये धरती। रजनी, रजनी का अर्थ है, अभी ने बताया ना मैंने, दिन भर रजनी भर जीवन भर। तो रजनी भर, दिन भर मतलब दिन, रजनी मतलब रात्रि, और जीवन भर मतलब जीवन भर। तो रजनी का अर्थ है यहां पर रात्रि, रात। अंतस्थल का अर्थ है हृदय। अंतस्थल का अर्थ हृदय है और धरती के संदर्भ में इसका अर्थ इसका अर्थ ऐसा है जैसे, अब धरती का तो हृदय होता नहीं, हृदय तो एक बॉडी पार्ट है। अगर हम ऐसे पढ़ें इसको, देखो जो कविता होती है उसके जो अर्थ होते हैं उसके अर्थ सीधे नहीं लिए जाते। अगर आप इसको ऐसे पढ़ने लगे कि धोता वसुधा का अंतस्थल, तो आप सोचोगे अरे धरती के पास तो हार्ट ही नहीं होता, हृदय ही नहीं होता। लेकिन हृदय का अर्थ है बेहद आंतरिक आपका अंग, जिससे आपकी संवेदनाएं संचालित होती हैं। यहां पर इसका ये अर्थ है, अंतस्थल मतलब हृदय। अविरल, अविरल का अर्थ है निरंतर, लगातार चलते जाना। नदी लगातार चलती जाती है ना, एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती। अब ये जो है, ये तो मैं एक बार कर चुकी, क्योंकि मैं कविता को पढ़ते हुए इतनी आनंद से भर जाती हूं कि मैं बिल्कुल कविता पढ़ते ही मैं उसमें, उसके कविता के साथ ही विह्वल हो जाती हूं। और यह तो नदी की कविता थी। तो ये जो कविता है, ये इसकी संदर्भ सहित व्याख्या है। यह लघु सरिता का बहता जल, ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसमें भी वही है कि इसमें कवि ने छोटी सी नदी के बहते हुए जल का जिक्र किया है। कैसे नदी व्याकुल है, कैसे वो चल रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है, ये इसमें मैंने लिखा है कि इसमें छोटी नदी के बहते हुए जल की विशेषताओं का वर्णन किया है। ये यहां पर इसलिए लिखा है ताकि आप इसको नोट कर सके, ताकि आपको लिख सके। लेकिन कविता की व्याख्या तो आनंद से भरकर हुई। अभी हम लोगों ने कितने मजे से कविता को पढ़ा, सुना और समझा। तो ये आपके नोट करने के लिए है कि यह एक छोटी नदी कलकल की ध्वनि में गान करते हुए चंचल चाल और निर्मल भाव से आगे बढ़ती है। नदी का बहता जल मानो शरीर, चंचलता और मन की प्रसन्नता प्रदर्शित करता हो। यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। दूसरी लाइन, ऊंचे शिखरों से उतर उतर। अब फिर से वही, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर। वही जो मैंने पहले बताया कि कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन रात और जीवन भर नदी का जल ऊंचे शिखरों से उतरकर धरती की तरफ चलता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, इस पर थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ाएंगे। अभी तो हमने मजे किए, कविता का अर्थ सुनते हुए समझते हुए हमने बहुत आनंद लिया।
लेकिन अब हम थोड़ी सी इस पर प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण अंग है। तो पहला प्रश्न, मेरे पास अभी जितने भी प्रश्न हैं उनके अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन यहां पर भी अर्थ लिखे हुए हैं। इसको आप अपनी जो पुस्तक है, जो नोटबुक है, उसमें नोट करते जाइए कि सरिता का जल कहां से आता है। कहां से आता? यस, ये तो मैं बता ही चुकी हूं आपको कि सरिता का जल जो है वो पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों से आता है, वहां से पिघलकर लघु सरिता के माध्यम से धीरे धीरे बहता हुआ आता है। सरिता का जल दिन रात बहते हुए कौन सा कार्य करता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, वो तो हम कविता पढ़ते हुए ही वो बात कर चुके हैं कि सरिता का जल दिन रात बहते हुए धरातल को धोने का कार्य करता है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे काम करता है ना। अभी हमने बताया था कि हम उससे खेतों की सिंचाई करते हैं, पशुओं को धोते हैं, और वो पथिक जो अंजलि में भरकर पानी पीता है और उसका अंतस्थल उससे तृप्त होता है। तो ऐसे ही नदी का जल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न, मैंने बताया ना सरिता पानी, उसमें सरिता के जल का क्या क्या कार्य है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। उसमें था ना, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, था ना भी अपनी कविता में। तो ये वही है कि पथिक सरिता के जल को पीकर तृप्ति पाते हुए सुख पाता है। अगर आपको बहुत प्यास लगी हो और आपको पानी मिल जाए तो क्या होगा? तृप्ति होगी, सुख मिलेगा। तो पथिक अंजलि भर मृदु जल, अंजलि में ऐसे पानी पी करके क्या पाता है? सुख पाता है। कवि ने जननी के हृदय को कोमल क्यों कहा है? धरती के भीतरी भाग में जल के व अजस्र स्रोत बहते हैं, अतः कवि ने जननी या धरती को कोमल कहा है। कोमल इसलिए कहा है क्योंकि धरती के भीतर जल होता है, और वो जल किसके काम आता है? जल अपने स्वयं के काम नहीं आता, जल दूसरों के काम आता है। इसलिए कवि ने इसको जननी के हृदय को कोमल कहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आपकी बारी। अभी तक तो मैंने आपको बताया, एक बार लेकिन फिर से बता देती हूं। मुझे बताने में भी बहुत मजा आता है। कविता इतनी सुखकर होती है, कविता इतनी सुखकर काव्य विधा है, इसकी साहित्य की विधा है कि उसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार और उसका आनंद बढ़ता जाता है। तो नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। अभी हमने आपको बताया ना कि जो नदी का जल है वो तन का चंचल है। चंचल क्यों कहा गया? क्योंकि वो लगातार चलता रहता है, रुकता ही नहीं। अगर कोई बच्चा लगातार बहुत भागता रहता है, इधर उधर बहुत उछल कूद करता है, तो उसे कहते हैं ना बहुत चंचल है ये। इसी तरह वो नदी का जल जो निरंतर चलता रहता है, जो रुकता ही नहीं कभी, उसे कवि क्या कहता है? तन का चंचल। और मन का विह्वल क्यों कहा है? मन का विह्वल इसलिए कहा है कवि ने क्योंकि वह लगातार चल रहा है, वो व्याकुल दिख रहा है, वो किसी यात्रा में है, किसी खोज में है। इसलिए कवि सरिता के जल को क्या कहता है? विह्वल। ठीक। दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। अब ये अगली लाइन है, मैंने बताया दिन भर चलता। पहले कवि ने सोचा कि वो कह दे कि नदी का जो जल है वो दिन भर चलता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके ध्यान में, अरे ये तो रात को भी चलता है, कहां रात में सोता है नदी का जल। फिर उन्होंने करेक्शन किया, जीवन भर। तो दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। जो पानी, जो सरिता का जल है वो पृथ्वी के हृदय को धोता हुआ आगे बढ़ता है। इसलिए कवि कहता है कि दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। नित जलकर भी कितना शीतल, नित जलकर भी कितना शीतल। अब मैंने कहा था ना कि कहीं नदी में आग तो लगी नहीं होती, लेकिन वो जिस तरह अनवरत यात्रा में चलता है, कंकड़ कंकड़ पैदल चलता है, जिस तरह से वो लगातार श्रम करता है, वो किसी खोज में है। इससे लगता है
कि वो जलने का अर्थ यहां पर आग लगने से नहीं है, जलने का अर्थ कठोर श्रम से है। कितना कठोर श्रम करके भी वो कितना शीतल रहता है, ये बात इसमें कवि कहना चाहता है। बहता रहता युग युग अविरल, वो एक दिन नहीं चलता। नदी का जो जल है वो एक दिन नहीं चलता, एक रात भी नहीं चलता, वो जीवन भर भी चलता है। लेकिन उसका जीवन हमारी तरह नहीं है कि कुछ वर्ष है, युग युग अविरल, युगों तक चलता रहता है। पता नहीं कब से नदियां शुरू हुई हैं और कब तक नदियां चलती रहेंगी। बहता रहता युग युग अविरल, तो नदी युगों से चलती आ रही है, ये बात कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है। तो बच्चों आगे बढ़े। अब थोड़ी सी और बातें, क्योंकि जब हम कविता पढ़ेंगे और हमें आगे भी कविता पढ़नी है, तो कविता पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसी जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण की भी हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी, ताकि हम और ढेर सारी कविताएं पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें और उसका आनंद ले सकें। तो कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है ना? कौन कौन सी? जैसे शीतल, निर्मल, विह्वल, चंचल, है ना? तो ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखो। मैंने आपका काम कर दिया है, इसको आपको सिर्फ नोट करना है। अपनी जो नोटबुक है उसमें ये नोट करेंगे। ये सारे भी नदी के जल के लिए प्रयोग होने वाले विशेषण हैं। विमल, करुण, मृदु, कोमल और वत्सल, ये सारे विशेषण हैं जो नदी के जल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अब पर्यायवाची जानते हैं आप लोग? पर्यायवाची वो शब्द हैं जो किसी भी एक ही शब्द के लिए उसके अनेक नाम प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सरिता, अब मैं तो आपसे नदी की बात कर रही हूं, लेकिन कवि तो कह रहा है सरिता, यह लघु सरिता का बहता जल। इसका मतलब नदी का एक और नाम है सरिता, लेकिन नदी का सिर्फ एक और नाम नहीं है, नदी के बहुत सारे नाम हैं, जिन्हें जब बहुत सारे नाम होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची। तो सरिता की पर्यायवाची है नदी तरंगिणी। ऐसी बहुत सारी पर्यायवाची होगी, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। पर्वत की पहाड़, शैल, जल की नीर, सलिल, वसुधा की धरा, भूमि। इसी तरह ये जो शब्द हैं, ये नदी की ये पर्यायवाची शब्द हैं, जो एक किसी के लिए उसके अनेक नाम या अनेक शब्द प्रयोग किया जाता है किसी एक वस्तु के लिए। भाषा की समझ, कल कल, छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं, है ना? अभी हमने कहा कर कर निनाद, कल कल छल छल, वो ध्वनि करती हुई उतरती है। कैसी ध्वनि? कल कल छल छल। ये समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है। इससे भाषा की सुंदरता बढ़ी है ना? देखो कितना अच्छा लग रहा है, कर कर निनाद, कल कल छल छल। जो नदी है वो शोर करती हुई आगे बढ़ रही है। कैसा शोर कर रही है? शोर, सुंदर शोर। मैंने बताया था ना, निनाद का अर्थ हमेशा सुंदर शोर के लिए प्रयोग होगा, कभी भी कर्कश ध्वनि के लिए निनाद का प्रयोग नहीं होगा। अब ऐसे ही जो बहुत सारे कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखो। बहुत बार कवि ने सुंदरता उत्पन्न करने के लिए, सुंदरता अर्थ को और सुंदर बनाने के लिए इस तरह समान अर्थ का समान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे एक ही शब्द को बार बार, 2 बार 3 बार प्रयोग किया है, जिससे भाषा की सुंदरता बढ़ी है। जैसे हिमगिर के हिम से निकल निकल, देखो 2 बार प्रयोग है ना। कर कर निनाद, कल कल छल छल, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर। इसी तरह ये सारे शब्द हैं। हिमगिर के हिम से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर। ये सारे जो शब्द प्रयोग किए हैं कवि ने, एक ही शब्द को 2 बार इसलिए प्रयोग किया है ताकि कविता में लय बने, लय के साथ साथ ही कविता में भाषा की सुंदरता भी बढ़े। तो ये ऐसे तमाम शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपनी कविता में और ऐसे जो शब्द हैं,
ये जो सरिता कविता है इसमें और भी जो ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका आप एक उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिएगा। अब कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे विकल, निकल, जल, छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाते हैं। चलिए हम लोग, ठीक, यह है उतर चट्टानों पर, वो है ना, हिमगिरिस के हिम से उतर उतर कल चलकर जीवन भर, अंतस्थल अंतस्थल बहता जल। ये जो हमारी कविता है, इस कविता को लिखते हुए कवि इस प्रकार समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग करता है। पिघल, विमल, विह्वल, जल, वत्सल, अंतस्थल, करुणाजल, अविरल, निर्मल, बहता जल। ये सारे जो शब्द हैं वो कवि ने तुक बनाने के लिए, कविता जब गाई जाती है तो वो उसका तुक गाने के लिए तुक मिलाना जरूरी है। तुक मिलाने का अर्थ समान ध्वनि के शब्द अंत में प्रयोग करना, तुकांत, तुक से जिसका अंत हो। तो ये सारे शब्द हैं जिनसे कवि ने तुक मिलाने का प्रयास किया है और इससे भाषा की सुंदरता भी बढ़ी है। अब आप लोगों के लिए आपके घर पर किए जाने के लिए काम, ये क्या, किस चीज का चित्र है बच्चों? ये एक नदी का चित्र है। कैसी नदी का चित्र? वो नदी जो पहाड़ से उतरकर मैदानों की ओर आ रही है। आपको भी ये करना है। क्या करना है? पहाड़ से उतरती हुई एक नदी का चित्र बनाना है। नदी का चित्र देखिए, इसमें तो आप देखेंगे कि नदी का चित्र नीला है, नीले के बहुत सारे शेड है ना, नीले के बहुत सारे शेड हैं इसमें। तो ऐसे ही आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है। अपने पसंदीदा खेल पर एक कविता भी लिखनी है। तो बच्चों, आप लोगों को यह कविता कैसी लगी? मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया और मुझे कविता पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं आपके साथ इस कविता को पढ़ा और मैं फिर से, जब आप इसको घर से पढ़कर आएंगे तो कल हम फिर इस कविता को सस्वर पढ़ेंगे, सारे मिलकर पढ़ेंगे। आज मैंने पढ़ा, कल हम सारे इसको मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पाठ बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।